हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम पढ़ रहे थे कॉजेज डिजीज की, यानी कि जो बीमारी है, बीमारी के हम कारण देख रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार के जो कारण होते हैं बीमारियों के होते हैं। इंटरनली जब हमने बात की थी तो हमने कहा था जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है, उसमें कोई भी चेंजेस अगर हो रहा है तो वो बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्सटर्नल कॉज में हमने कहा था जो बाहरी, जो वातावरण में बहुत अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पे कारक हैं वो वहाँ पे बीमारियाँ कॉज करते हैं। जैसे कि जो एक्सटर्नल फैक्टर थे उसमें हमने क्या कहा, हमने कहा फूड, हम किस प्रकार का भोजन यहाँ पे ग्रहण करते हैं, हमारे आसपास किस प्रकार के माइक्रोब होते हैं, पॉल्यूशन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं यहाँ पे बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे और आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कि जो हमने कॉजेज देखे, अभी तक हमने कारणों की बात की थी, उसमें हमने एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर की बात की थी। उसी के बेस पे, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज, हमारे पास दो और कैटेगरी आती हैं जो कि बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले हमने कहा इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉजेज में कौन कौन आते हैं, इमीडिएट कॉजेज एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज। तो इमीडिएट कॉजेज क्या होते हैं, हमने कहा दीज आर द एक्चुअल कॉज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज, दीज कॉजेज कैन बी इन्फेक्शियस एंड एज वेल एज नॉन इन्फेक्शियस। तो इमीडिएट कॉज यानी कि बीमारियों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या आएंगे, बैक्टीरिया आ गया, फंजाई आ गया, वायरस आ गया और जर्म्स आ गए हैं। तो इमीडिएट जो कॉज होते हैं वो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब क्या होते हैं इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, इसके बाद हम देखेंगे कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस जो बीमारियां होती हैं, डिजीज होती हैं, वो किस प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट हमने बात की है कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज। कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज में क्या होगा, देखिए मेनली जो बीमारियां हो रही हैं वो इन माइक्रोब की वजह से हो रही हैं। इनके अलावा कुछ ऐसी चीजें होंगी जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, यानी जो अपना हिस्सा निभा रही हैं वहाँ पे बीमारियों को उत्पन्न करने के लिए। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे दीज आर नॉट डायरेक्ट कॉज बट फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट कॉजिंग डिजीज, यानी कि ये क्या कर रही हैं, बीमारी को उत्पन्न करने में अपनी भागीदारी को निभा रही हैं। यहाँ पे क्या क्या होते हैं वो चीजें, हमने कहा पुअर डाइट। देखिए जब भी हम बात करते हैं, जब भी हेल्थ की बात आती है तो सबसे पहले हम फूड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे यानी भोजन के बारे में बात करेंगे, हम किस प्रकार का भोजन लेते हैं, हमारे भोजन में क्या क्या चीजें शामिल हैं और हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। सिर्फ संतुलित भोजन होना और संतुलित भोजन को ग्रहण करना ही काफी नहीं होता है, आप किस प्रकार से उस भोजन को ले रहे हैं, यानी आपने भोजन करने से पहले क्या एक्टिविटी की, भोजन करने के बाद आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, सारी चीजें इंक्लूड होती हैं वहाँ पे। लेकिन हमने कहा अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो जिसकी बात हम अभी कर ही रहे हैं, और हमारा इन्वायरमेंट किस प्रकार का है। अब ये क्या है, ये साइड फैक्टर है, यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि मेन कारण क्या है, हमने कहा मेन कारण में आते हैं माइक्रोब। ये सारी चीजें मेन कारण है बीमारियों की। हमने कहा साइड फैक्टर कौन है, इनके अलावा और कौन तत्व है और कौन फैक्टर है, हमने कहा ये सारे इसके अलावा फैक्टर है जिसे हम कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज कहते हैं। अब हम देखेंगे इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कौन होती है, यानी कि जो संक्रमित और असंक्रमित डिजीज हम जिसे कहते हैं वो कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया है कॉग्निशियल एंड एक्वायर्ड डिजीज। क्या क्या होती है कॉग्निशियल और एक्वायर्ड डिजीज, क्या क्या होती हैं, हमने कहा कॉग्निशियल डिजीज आर प्रेजेंट सिंस बर्थ। कॉग्निशियल डिजीज का क्या मतलब है, इसे हम क्या कह सकते हैं, हमने इसे कहा जेनेटिक डिजीज भी हम इसे कह सकते हैं। ये क्या होती हैं, बर्थ से ही प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल होल इन हार्ट ऑफ एन इन्फेंट। तो जैसे कि कुछ ऐसी डिजीज होती है जो जन्म से किसी इंडिविजुअल में होती हैं, जैसे कि किसी की हृदय में जो छेद होता है, जन्म के समय ही क्या होता है, किसी के हार्ट में छेद पाया जाता है। और भी बहुत सारी डिजीज होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉग्निशियल डिजीज कहते हैं। और एक्वायर्ड डिजीज क्या होती हैं, वो डिजीज जो हमने एक्वायर की है, जो हमने अर्जित की है। अर्जित का मतलब क्या होता है, जिसे हम क्या कर रहे हैं, जिसे हम जैसे कि हम कहते हैं हम जो लैंग्वेज है, हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो क्या होता है, हम कहते हैं हम लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे हैं। तो वैसे ही डिजीज को भी हम एक्वायर करते हैं, बहुत अलग अलग रीजन हम देख चुके हैं। अब हम ये बता सकते हैं कि बीमारियां क्यों हो रही हैं।
हमने बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, बहुत सारे कारकों के बारे में हमने जान लिया। तो हम एक्वायर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे जो जेनेटिक मटेरियल में वो बीमारी थी, यानी कि ऐसा नहीं था कि हमारे जो आनुवंशिक बीमारियां हमें नहीं थी। आनुवंशिक क्या होता है, जैसे कि जो एक कैरेक्टर है वो हमारे माता पिता से हमें ट्रांसफर हुआ, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा नहीं था। बल्कि हमने क्या किया, जैसे जैसे हम बड़े हुए कुछ ऐसे फैक्टर थे, कुछ ऐसे कारक थे जिनकी वजह से वो बीमारी हमने अर्जित की, हमने एक्वायर की है। तो एक्वायर डिजीज में हम क्या पढ़ेंगे, एक्वायर डिजीज अकर आफ्टर बर्थ based on their ability to spread from one individual to another. Acquired disease are of two type. अब हम पढ़ रहे हैं एक्वायर्ड डिजीज के टाइप जो अर्जित जो बीमारी होती है, जो अर्जित बीमारी के टाइप है। अब हमारे पास दो प्रकार के आते हैं, इन्फेक्शियस कॉज एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉज। यानी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस में हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो संक्रमित होने वाली जो बीमारी है, जो कॉज है, और जो संक्रमित नहीं होते हैं। तो सबसे पहले इन्फेक्शियस में हमने क्या देखा, दीज आर एक्सट्रिंसिक और इंटरनल डिजीज कॉजिंग फैक्टर। यानी कि सबसे पहले हम इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को देख लेते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज में वो बीमारियां आएंगी जो कि संक्रमित होती हैं या फिर जो फैलती हैं एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में। जैसे कि हमने कहा कोल्ड भी क्या होता है, फैलता है। तो जो भी बीमारियां यहाँ पे सूक्ष्म जीवों के द्वारा होगी, उसमें चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, वो चीजें एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में फैलती है। अब इसके फैलने के अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग इसके रास्ते होते हैं, अलग अलग इसके वेज होते हैं, मीडियम अलग अलग होता है। हो सकता है कि ये हवा के द्वारा फैल रहा हो सकता है ये खाने के द्वारा फैल रहा हो सकता है ये टच करने के द्वारा फैल रहा हो। तो इस प्रकार की बीमारी को हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। और इन्फेक्शियस कॉजेज में क्या आएंगे, जो इन्फेक्शियस कारण होते हैं, यानी संक्रमित जो कारक होते हैं संक्रमण के, उसमें एक्सट्रिंसिक यानी कि आंतरिक और बाहरी दोनों ही यहाँ पे क्या होंगे, दोनों ही फैक्टर, दोनों ही कारक यहाँ पे आते हैं। तो ये हमने बात की किसकी, इन्फेक्शियस कॉज की, इन्फेक्शियस डिजीज की। अब जो हमारे पास सेकेंड पार्ट आता है वो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि असंक्रमित जो बीमारियां होती हैं, यानी वो बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती नहीं है, फैलती यानी कि वो संक्रमित, वो ट्रांसफर नहीं होंगी। तो उस प्रकार के हम क्या कहेंगे, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहेंगे। जैसे कि हमने कहा कैंसर, कैंसर ऐसा नहीं है कि हवा में फैल रहा है या किसी के टच करने से फैल रहा है। तो ये सारी डिजीज हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सेकेंड, अब हम कॉजेज के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि संक्रमित जो कारक होते हैं, संक्रमण के जो कारक होते हैं, और जो असंक्रमण के जो कारक होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, दे लेड टू इन्फेक्शियस डिजीज एंड कैन अफेक्ट द होल कम्युनिटी एज दे आर ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। हमने ये बात कर ली है कि इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होगी, ट्रांसफर होगी। वहीं अगर हम बात करें नॉन इन्फेक्शियस की, तो हमने कहा दीज आर द इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक डिजीज कॉजिंग फैक्टर। दे लेड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज एंड डू नॉट अफेक्ट द होल कम्युनिटी एज दे आर नॉन ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। हमने अभी तक क्या सीखा, सिर्फ यही सीखा कि इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है। के बाद जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब हम इनमें डिफरेंस को देख लेते हैं। हमारे पास क्या आता है, अलग से डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल डिजीज। अब इन्फेक्शियस को हम कम्युनिकेबल डिजीज कह रहे हैं। कम्युनिकेबल क्यों, क्योंकि जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि आप किसी से अगर बात भी कर रहे हो तो हवा के द्वारा फैल रहा है, आप किसी से हैंडशेक कर रहे हो, यानी हाथ मिला रहे हो, तो भी वहाँ पे फैल रहा है। किसी का जूठे खाने से अगर फैल रहा है, तो वो सारी क्या होती हैं, इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती हैं। इसके एकदम अपोजिट क्या होगा, नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इन्फेक्शियस डिजीज में, दे आर कॉज्ड बाय एन अटैक ऑफ पैथोजन, यानी कि जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं वो पैथोजन के द्वारा यहाँ पे उत्पन्न होती हैं। और अगर हम नॉन इन्फेक्शियस की बात करें तो ये पैथोजन के द्वारा उत्पन्न नहीं होती है। यानी अगर हम सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो भी बीमारियां हो रही हैं वो हमेशा इन्फेक्शियस होती हैं। क्योंकि क्या होता है, जो माइक्रोब होते हैं, एक तो वो हवा में ट्रैवल कर सकते हैं, हवा में जिंदा रह सकते हैं, तो क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। सेकेंड हमने बात की, हमने कहा the diseases are brought about by extrinsic और external factor,
यानी कि जो इन्फेक्शियस डिजीज होगी वह एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा होती है। क्या है एक्सटर्नल फैक्टर? वही जो हम माइक्रोब के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारे वातावरण में होते हैं माइक्रोब्स। तो ये जो इन्फेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं किसके द्वारा होती हैं? एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा होती हैं। वहीं अगर हम बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, तो ये जो डिजीज होती हैं वो इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर यानी कि आंतरिक कारणों के द्वारा होती हैं। जब हम यहाँ पे बीमारियों के एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें समझ में आएगा यहाँ पे कि आंतरिक क्या कार्य थे। जैसे कि हमने कहा हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज या फिर कैंसर, तो ये सारी ही चीजें क्या है, ये इंटरनल फैक्टर के बारे में, इंटरनल फैक्टर के कारण ये बीमारियां हो रही हैं। कल हमने पढ़ा था हार्ट के बारे में। यहाँ पे अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसका क्या मतलब है? ब्लड प्रेशर हाई होने का मतलब है कि हमारा जो हार्ट है वो जो ब्लड को पंप कर रहा है वो बहुत तेजी से कर रहा है, नॉर्मल रेट से वो ज्यादा गति से वहाँ पे क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे कौन इंक्लूड है? हमारी बॉडी की जो इंटरनल ऑर्गन है वो इंक्लूड है, हमारा हार्ट यहाँ पे इंक्लूड है, ना कि यहाँ पे कोई बाहरी तत्व है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे हार्ट डिजीज आ गई है, ब्लड प्रेशर, कैंसर की अगर हम बात करें तो हमने कल क्या कहा था? हमने कहा कोई किसी भी रीजन से एक सेल है और वो सेल डैमेज हो रही है, यानी कि वो सेल इन्फेक्ट हो गई है, वो संक्रमित हो गई है, कोई भी रीजन हो सकता है। बायोलॉजिकल रीजन के बारे में हमने कल देखा था, हमने यहाँ पे केमिकल रीजन के बारे में देखा था, या फिर फिजिकल जो भी फैक्टर होते हैं। तो अगर एक सेल वहाँ पे डैमेज हो गई है तो अब क्या है, वो संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे ये सारे ही एग्जाम्पल किसके आ रहे हैं हमारे पास? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के आ रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा? हमने कहा इन्फेक्शियस डिजीज कैन पास फ्रॉम अ डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन, यानी कि जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है, जो संक्रमित बीमारी होती है, वो संक्रमित पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाती है, यानी किसी बीमार व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति में क्या होती है, वो ट्रांसफर हो जाती है। वहीं ये इसके अपोजिट होगा, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कांट पास फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये बीमारी नहीं फैलती है। अब अगर किसी का जो बीपी हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो जो ब्लड प्रेशर हाई होने की जो बीमारी है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले। नेक्स्ट हमने क्या देखा? हमने कहा ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शंस अकर्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और अ सम मीडियम लाइक एयर, वाटर एंड वेक्टर्स। हमने क्या कहा कि जो संक्रमित बीमारी होती है वो एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में जब ट्रांसफर होती है, कुछ मीडियम होते हैं वहाँ पे। एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी हमने टच कर लिया, टच करके वहाँ पे क्या होगी, वो बीमारी फैल गई है, या फिर हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, या फिर वेक्टर्स के द्वारा। वेक्टर क्या होते हैं? जैसे कि मच्छर हो गया है, मक्खियाँ हो गई हैं। ये वेक्टर क्या होते हैं? जो एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो यहाँ पे एक जगह से जैसे मच्छर हो गए, तो मच्छर भी क्या करते हैं, रोगों को फैलाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो बीमारी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। वहीं अगर हम नॉन इन्फेक्शियस की बात करें, हमने क्या पढ़ा? ट्रांसमिशन इज एब्सेंट, ट्रांसमिशन होता ही नहीं है, यानी कि बीमारियां फैलेंगी नहीं एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में। नेक्स्ट हमने क्या देखा? हाउएवर हेरिडिटरी डिजीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ पे एक चीज ये आ गई है कि कोई जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो ऐसा हो सकता है कि वो क्या हो, अगर वो बीमारी क्या है, हमारे जेनेटिक मटेरियल से संबंधित है, यानी कि कोई बीमारी है और वो बीमारी इसलिए क्योंकि हमारे जेनेटिक मेकअप में कोई चेंजेस आ गया है, तो वो बीमारी अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो सकती है। वो एक अलग केस है, क्योंकि वो क्या एक आनुवांशिक, हम आनुवांशिकता की बात कर रहे हैं। लेकिन एक होता है नॉर्मली हम कम्युनिकेबल जो डिजीज के बारे में क्या कहते हैं, हमने कहा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है, लेकिन ये फैलता नहीं है। ये क्या होता है, क्योंकि जो भी हमारा जेनेटिक मेकअप होगा वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला होगा, और अगर पेरेंट में ही कोई डिफॉल्ट जीन है, यानी ऐसा जीन है जो बीमारियां कॉज कर रहा है, तो हम में भी वही जीन आ गया। अब हमें तो वो जीन आ गया है, हमें वो बीमारी पास हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी को टच करेंगे, हम किसी से बातें करेंगे, किसी का जूठा खाएंगे तो वो बीमारी उस दूसरे को भी फैल जाएगी, क्योंकि वो बीमारी क्या है, आनुवांशिक है, यानी वो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो ये केस यहाँ पे क्या होता है, अलग होता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की? हमने कहा कम्युनिटी हाइजीन कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ अ इन्फेक्शंस डिजीजेस, यानी कि क्या होता है कि हम अवेयर रहें। जैसे कोई बीमारी होती है, अभी हाल ही में हम लोग ने देखा कि जो कोविड है, कोविड बहुत तेजी से फैला,
जैसे जैसे लोग अवेयर हुए, लोगों को पता चला कि कोविड क्या है, कैसे फैलता है, कैसे इसके प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, तब जाके धीरे धीरे जो हुआ, लोगों ने क्या किया, वहाँ पे लोगों ने प्रिकॉशंस लेनी शुरू कर दी। जैसे मास्क लोगों ने पहना और एकदम से एक जगह पे भीड़ नहीं इकट्ठा की, हम लोगों ने एक दूसरे को टच नहीं किया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो कोविड है, जो कोरोना है, वो फैलने से बचा। तो यही काम हम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास कोविड भी है, इन्फेक्शियस डिजीज, क्योंकि ये क्या हो रहा था, एक वायरस के द्वारा हुआ था और वायरस इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चला जा रहा था। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति किसी हेल्दी पर्सन के सामने और वो बात कर रहा है, तो हो सकता है कि बात करते टाइम उसके सलाइवा के साथ, उसके थूक के साथ क्या है, वहाँ पे वायरस निकले, वो दूसरे पर्सन की बॉडी में आराम से एंटर हो सकते हैं, या फिर किसी का जूठा खाने से वहाँ पे हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो कम्युनिटी हाइजीन हो गया है या फिर कम्युनिटी अवेयरनेस हो गई है, एक तो स्वच्छता और दूसरा अवेयर होना, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारियां यहाँ पे संक्रमित हैं, कौन सी बीमारियां संक्रमित नहीं हैं। जो बीमारियां संक्रमित हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी संक्रमित व्यक्ति से भेदभाव करेंगे, हम ऐसे उपाय वहाँ पे करेंगे ताकि वो बीमारी फैले भी ना और आप उस संक्रमित व्यक्ति की मदद भी कर पाएं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो संक्रमित नहीं होती हैं और फिर भी लोग वहाँ पे ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो फैल जाएगा। तो हमें ऐसा अपना बिहेव रखना है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसे भी ऑकवर्ड फील ना हो, ऐसा फील ना हो कि उसे अलग किया जा रहा है, और ऐसा भी हो कि वो जो बीमारी है वो फैले ना। इसके लिए सबको ही यहाँ पे अवेयर होना पड़ेगा, जो संक्रमित व्यक्ति है उसे भी और जो हेल्दी पर्सन है उसे भी। यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने कहा कम्युनिटी हाइजीन इज इनइफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब यहाँ पे कम्युनिटी हाइजीन की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे इस डिजीज में कोई भी कमी नहीं ला पाता है। हमने कहा किसी को कैंसर हो गया तो यहाँ पे कम्युनिटी हाइजीन इस बीमारी को कम नहीं कर सकती है। हाँ, यहाँ पे क्या है, कम्युनिटी अवेयरनेस कुछ काम कर सकती है। अवेयरनेस कैसा, हमें जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा पेन हो रहा है जो आपको लग रहा है कि 1-2 दिन से लगातार बना हुआ है, तो आपको एक बारी डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम जिन चीज़ों को अवॉइड करते हैं वही चीज़ें बड़ी होकर हमारे सामने आती हैं। तो हमें अवेयर होना पड़ेगा। कोई भी ऐसी चीज़ है, जैसे कि हमें क्या होता है, सिंपली आपको आपके पैरों में दर्द हो गया है, तो अगर वो सिर्फ एक दिन के लिए वो दर्द है तो कुछ भी उसका रीज़न हो सकता है आप ज़्यादा चल गए हैं या फिर उसके और भी कोई रीज़न हो सकते हैं। लेकिन अगर वो पेन 1-2 या 3 दिन तक बना हुआ है तो आपको फिर उसे दिखाना होता है, क्योंकि अगर वो पेन हो रहा है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस हमारी बॉडी में आए हैं, कुछ ना कुछ असामान्य सा हमारी बॉडी में हो रहा है जिसकी वजह से हमें दर्द है। तो अगर हम टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराते रहेंगे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी कि कोई भी बीमारी है वो हमें तब पता चले जब उसकी जो स्टेज है वो बहुत बड़े स्टेज पे, बहुत बड़े लेवल पे वो फैल गया है। जैसे हम कैंसर के बारे में हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को तब पता चलता है जब कैंसर की जो स्टेज है वो लास्ट स्टेज पे वो पहुंच जाते हैं, या फिर ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हैं जब वहाँ पे इलाज संभव नहीं हो सकता है। वहीं अगर किसी को जो कैंसर है वो इनिशियल स्टेज में ही पता चल गया है तो कैंसर का वहाँ पे इजीली इलाज हो सकता है और उस इंसान की वहाँ पे जान बच सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अवेयर रहना चाहिए हर चीज़ के बारे में, स्पेशली अपनी बॉडी के बारे में। और नेक्स्ट हमारे पास अब आते हैं एग्जाम्पल। कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं कम्युनिकेबल के, कोलेरा होता है, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी होता है, निमोनिया होता है और चिकन पॉक्स होता है। ये एग्जाम्पल है हमारे पास कम्युनिकेबल यानी कि संक्रमित बीमारी के। और यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के जो एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो ये टेबल है ये जो कि आपको बताता है डिफरेंस की कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज होती है, कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। चलिए इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इन्फेक्शियस एजेंट। अभी हमने संक्रमित बीमारी के बारे में पढ़ा है, अब हम देखते हैं कि संक्रमण कौन कौन चीजें करती हैं, क्या क्या उसके एजेंट हैं। हमने कहा द पैथोजेंस और माइक्रोब्स दैट कॉज इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस एजेंट। किन्हें कहते हैं इन्फेक्शियस एजेंट? वो पैथोजन या फिर वो माइक्रोब्स या फिर वो सूक्ष्म जीव जो क्या करते हैं, जो बीमारियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का जो काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। क्या क्या होते हैं इन्फेक्शियस एजेंट? हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोन्स हो गया और वॉर्म्स हो गए हैं। ये हमारे पास आते हैं इन्फेक्शियस एजेंट जो कि बीमारियों को फैला रहे हैं।
अब हम देखते हैं वायरस क्या क्या फैलाता है। तो वायरस हमने कहा जो कॉमन कोल्ड होता है वो फैलाता है, इन्फ्लुएंजा हो गया है, डेंगू फीवर और एड्स, ये सारी चीजें कौन फैला रहा है, यहाँ पे वायरस फैला रहा है। वही हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया क्या क्या कर रहा है, टाइफाइड फीवर हो गया, कोलेरा हो गया है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया है और एंथ्रेक्स, ये सारी चीजें कौन फैलाता है, बैक्टीरिया यहाँ पे फैलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे फंजाई क्या होता है, बहुत सारी जो कॉमन डिजीज होती हैं वो यहाँ पे फंजाई यहाँ पे फैलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे खुजली होती है, तो खुजली क्यों होती है, बेसिकली क्योंकि वहाँ पे फंगस होती है, तो फंगस के द्वारा वो खुजली हो जाती है। और कभी कभी कुछ ऐसे फंगस से रिलेटेड ऐसे बीमारियां भी होती है, ऐसी खुजली भी होती है जो किसी को टच करने से वो फैल जाती हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा प्रोटोजोन्स, मलेरिया और काला आजार किसके द्वारा फैलता है, प्रोटोजोन्स के द्वारा फैलता है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्म, तो कौन से होते हैं, हमने कहा जो वर्म इन्फेक्शन होता है लाइक एलिफेंटियासिस, तो एलिफेंटियासिस वर्म के द्वारा यहाँ पे होते हैं। और एलिफेंटियासिस जिसके द्वारा कॉज होता है हमने उसे कहा था वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी, जिसे कि इसे हम क्या कहते हैं, एलिफेंटियासिस को हाथी पाँव से हम कहते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में। हमने कहा common example of disease caused by virus are common cold, influenza, dengue fever and AIDS. Disease like typhoid fever, cholera, tuberculosis and anthracis are caused by the bacteria. Many common skin infections are caused by a different kinds of fungi. फंगाई के द्वारा क्या होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हम कहते हैं खुजली हो गई है, जो हम कहते हैं कि जो दाद हमारे पास हो जाते हैं, तो वो सारे किसकी वजह से होते हैं, फंगस के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, प्रोटोजोन्स माइक्रोब्स कॉज्ड बाय फैमिलियर डिजीज सच एज मलेरिया एंड काला आजार। All of us have also come across the intestinal worm infection as well as disease like elephantiasis caused by a different species of worm. क्या आ रहा है यहाँ पे, जो प्रोटोजोन्स माइक्रोब्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी फैमिलियर डिजीज को यहाँ पे कॉज करते हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, काला आजार हो गया। अब जो चीज़ यहाँ लिखी है वही चीज़ आपको इस टेबल में दी गई है, तो आपको क्या करना है, अपनी सुविधा के अनुसार आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। आप एक टेबल बना के यहाँ पे बता सकते हैं या फिर आप लैंग्वेज बना के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ज़्यादा इफेक्टिव क्या होगा, आप अगर टेबल के माध्यम से बताएंगे कि कौन से यहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट हैं और कौन से डिजीज को कॉज करते हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ईजी है, आपको याद करने में भी ईजी होगा और जो आपकी कॉपी को चेक करने वाला आपका एग्जामिनर होगा उसे भी वहाँ पे इजी होता है। तो अगर आप टेबल के माध्यम से कोई चीज़ समझाते हैं तो वो ज़्यादा यहाँ पे इफेक्टिव होती है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हम जानेंगे Why do we need to understand the characteristics of these infectious agent। अब हम क्या थे, ये जो infectious agent है, अभी हमने बात की बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, तो हम इसके क्या, इनके कैरेक्टर को भी देखते हैं, इनके गुणों को भी हम स्टडी करते हैं। तो क्यों हम इनके गुणों को स्टडी करें, सिंपल सी बात है, अगर कोई यहाँ पे बीमारी हो जाती है, जैसे कि हमें कॉमन कोल्ड हो गया है या फिर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, तो अब इस बीमारी का, जैसे कॉमन कोल्ड तो खुद भी कभी कभी ठीक हो जाता है, तो ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करें, किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, अगर उसका इलाज वहाँ पे करना है, तो इलाज के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी दवाई, ऐसी कौन सी मेडिसिन अप्लाई की जाए जो कि वहाँ पे उस बैक्टीरिया को किल कर सके। जो बैक्टीरिया वहाँ पे होगा तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए वो किस प्रकार की मेडिसिन हम यहाँ पे उपयोग में ला सकते हैं। अब उस मेडिसिन को उपयोग में लाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो बैक्टीरिया जो कि यहाँ पे टीबी को कॉज कर रहा है, वो उस बैक्टीरिया को किस चीज़ से नुकसान पहुँच सकता है, जिस चीज़ को उससे नुकसान पहुँचेगा हम उसी चीज़ को वहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब ये पता होने के लिए कि जो बैक्टीरिया है, टीबी का बैक्टीरिया, उसके लिए क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है, अब ये चीज़ हमें पता करने के लिए हमें पूरे उस बैक्टीरिया के क्या पता होनी चाहिए, लक्षण पता होने चाहिए कि किस माध्यम में, किस कंडीशन में, कैसी परिस्थितियों में जो बैक्टीरिया है वो आसानी से वृद्धि कर रहा है और किन परिस्थितियों में जो बैक्टीरिया उसकी वृद्धि रुक गई है या फिर वो बैक्टीरिया वहाँ पे नष्ट हो गया है। तो तब क्या होगा, हमें मेडिसिन बनाने के लिए उनके कैरेक्टर पता होने चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं इनके कैरेक्टर को स्टडी करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने कहा इफ वी अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन ट्रीट द डिजीज कॉज्ड बाय देम इन अ बेटर वे। यही हमने कहा था
कि यदि हमें उनके लक्षण पता होंगे, हमें ये पता होगा कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यानी कि क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है, तो हम वो चीज़ें वहाँ पे करेंगे जो उनके लिए हानिकारक है, ताकि वो जो माइक्रोब है, जो इन्फेक्शस एजेंट है, वो वहाँ पे ख़त्म हो सके। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा वी कैन फाइंड आउट विच मेडिसिन वुड वर्क ऑन विच इन्फेक्शियस एजेंट, यानी कि हम ये पता कर सकेंगे कि कौन सी मेडिसिन वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। देखिए, अब हमने ट्यूबरक्लोसिस की बात की, हमने कहा ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है तो सबसे पहले किसकी वजह से हो रहा है, हमने कहा बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। फिर हम देखेंगे किस प्रकार के बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, फिर हम देखेंगे इस प्रकार के बैक्टीरिया में हम कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे। यानी कि सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि ये वायरस की वजह से है, या बैक्टीरिया की वजह से, या फंगस की वजह से, या प्रोटोजोन्स की वजह से। तो इसीलिए हमें उनके क्या होने की गुण पता होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि लक्षण क्या हमारे पास आ रहे हैं। जब हम लक्षणों को देखते हैं, जब हम गुणों को देखते हैं, तब हम पता लगाते हैं कि अच्छा यहाँ पे बैक्टीरिया यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है इस बीमारी के लिए। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट्स आर। अब कुछ इन्फेक्शियस एजेंट के हमारे पास कैरेक्टर दिए गए हैं, जैसे कि वायरस का कैरेक्टर क्या बताया गया, वायरस लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी, यानी जो वायरस है वो होस्ट के बॉडी के अंदर रहता है। जब वायरस बॉडी के बाहर रहेगा तो इनएक्टिव रहता है, यानी कि वो क्या होगा, अक्रिय रहेगा, यानी यहाँ पे वो क्रियाशील नहीं होगा। लेकिन अगर वायरस बॉडी के अंदर आ जाता है तभी वो सक्रिय होता है। इसीलिए अगर बीमारी वायरस की वजह से हो रही है तो इसका मतलब वायरस हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे है। नेक्स्ट हमने कहा वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगाई मल्टीप्लाई क्विकली। अब जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और फंजाई जो होते हैं, वो अपनी संख्या में बहुत तीव्र गति से यहाँ पे क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि विद इन अ सेकेंड, कुछ सेकेंड के अंदर ही ये अपनी संख्या में इतनी वृद्धि कर लेंगे कि जितना हम सोच नहीं सकते हैं। तो क्या करें, बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं। वहीं अगर हम वॉर्म्स की बात करें तो हमने क्या कहा, वॉर्म्स डू नॉट मल्टीप्लाई क्विकली। जो वॉर्म्स होते हैं वो बहुत जल्दी यहाँ पे क्या, बहुत जल्दी ग्रो नहीं करते हैं। जब हमने पढ़ा था एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज के बारे में, तो तब हमने देखा था कि एक्यूट जो डिजीज है वो किस प्रकार की है, उसमें हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा था। तो वर्म क्या होंगे, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये जो तीनों माइक्रोब होते हैं वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। वायरस क्या होते हैं, बॉडी के अंदर आने पर ही क्या होते हैं, यहाँ पे सक्रिय होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ कैरेक्टर आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे कहा गया है हाउ कैन पेनिसिलिन फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया। यानी कि हमें पूछा गया है कि जो पेनिसिलिन है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट कैसे फाइट करता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। क्या होते हैं एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक एंटी और बायोटिक दो वर्ड से मिलकर बने हैं। यानी कि ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं एंटीबायोटिक। और सबसे पहली जो एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुई थी वो है पेनिसिलिन। अब हमें ये पूछे कि पेनिसिलिन किस प्रकार से यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसे खत्म करती है या फिर उसे किल करती है। हमने क्या पढ़ा, हमने कहा एंटीबायोटिक्स आर जनरली यूज टू ब्लॉक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका यूज कब किया जाता है, जो बैक्टीरिया उनकी वृद्धि को रोकने के लिए या फिर उन्हें किल करने के लिए। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत रैपिडली क्या करते हैं, अपनी संख्या में ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एंटीबायोटिक्स होगी उनकी जो वृद्धि होगी उसे रोकता है। नेक्स्ट क्या होता है, द बैक्टीरिया सेल्स ग्रो क्रिएटिंग अ सेल वॉल दैट प्रोटेक्ट देम। यानी कि जो बैक्टीरियल सेल यहाँ पे होगी तो वो जब ग्रो करती है तो उसके चारों ओर एक क्या होती है, एक सेल वॉल होती है जो कि उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्योंकि क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, जो बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसके बाहर एक सेल वॉल होगी और सेल वॉल का कार्य ही होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा पेनिसिलिन क्या करेगा। अब पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ सेल वॉल एंड हैंस बैक्टीरिया डाई इजली। अब पेनिसिलिन करता क्या है, पेनिसिलिन ने वो जो वहाँ पे सेल वॉल की जो ग्रोथ हो रही थी उस ग्रोथ को रोक दिया है। सेल वॉल अगर नहीं बन पा रही है तो बैक्टीरिया को अब प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है और बैक्टीरिया इजिली वहाँ पे डाई हो सकता है, यानी मर सकता है। पेनिसिलिन इज यूज्ड फॉर फाइटिंग अगेंस्ट अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि अब अलग अलग प्रकार की एंटीबायोटिक्स होती हैं, तो यहाँ पे जो पेनिसिलिन का हमें बताया गया है
पेनिसिलिन अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया को यहाँ पे किल करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपको बताएं एक एंटीबायोटिक के बारे में। इंपॉर्टेंट चीजें क्या याद रखनी है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और कौन सी एंटीबायोटिक है, सबसे पहले जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी वो पेनिसिलिन ही थी। क्या करती है पेनिसिलिन, यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है या बैक्टीरिया को किल करती है। किस प्रकार से करती है, हमने कहा जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके बाहर एक सेल वॉल होती है और पेनिसिलिन क्या करती है, सेल वॉल की ग्रोथ को रोकती है, जिससे कि जो बैक्टीरिया होता है वो इजिली वो वहाँ पे मर जाता है क्योंकि अब उसे प्रोटेक्शन वहाँ पे प्राप्त नहीं हो रही है। तो क्लास आज हमने पढ़ा डिजीज के बारे में, कितने प्रकार के डिजीज होती हैं, किस प्रकार से संक्रमित होती है, सारी चीजें आपने लर्न करनी है। खासकर आपको ये पता होना चाहिए कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी होती हैं, क्या डिफरेंस उनमें होता है, और साथ ही इन्फेक्शियस एजेंट कौन होते हैं और कौन सा इन्फेक्शियस एजेंट कौन सी बीमारी को यहाँ पे कॉज कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।